नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। आज हम बात करने जा रहे हैं इजराइल पर। इस समय इजराइल में सब कुछ ठीक नहीं है, जनता सड़कों पे है और अपनी सरकार का विरोध कर रही है। आखिर ये विरोध क्यों हो रहा है, इसी विषय में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं चिंतक और विचारक, साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ जितेंद्र कुमार ओझा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रभा साक्षी में। बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। जी सर, इस समय हम इज़राइल पर बात करेंगे और इज़राइल में इस समय बहुत ज़्यादा अशांति फैली हुई है। सड़कों पर जनता है, सरकार का विरोध कर रही है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, क्यों विरोध हो रहा है ये सर? देखिए, इज़राइल एक हमेशा से बहुत मजबूत देश रहा है और उस क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रजातंत्र भी है। लेकिन फ़िलहाल जो है वहाँ की सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिसकी वजह से दिक्कत शुरू हो गई है और वहाँ की जनता जो अपने प्रजातंत्र को बचाने के लिए जो है सड़कों पे उतर आई है। पहला काम जो इज़राइल की सरकार ने किया है वो है कानून और जुडिशरी के साथ छेड़छाड़। वहाँ की जुडिशरी जो है किसी भी प्रजातंत्र में आप देखें रेणु जी कि जुडिशरी का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। वो इंश्योर करती है कि कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट भी जो है कोई ऑटोक्रेसी या डिक्टेटरशिप पे नहीं उतर पाए, क्योंकि आज चैलेंज ये हो गया है कि कई दफ़े हम लोग इलेक्टेड डिक्टेटरशिप की बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई भी कानून, आप देखिए हमारे यहाँ भी संविधान में आप जो है फंडामेंटल राइट के खिलाफ जो है लेजिस्लेशन नहीं कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि अगर वो रीजनेबल लेजिस्लेशन नहीं रहा तो उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए। तो वही अधिकार इजराइल की जुडिशरी के पास भी है। लेकिन नेतन्याहू साहब ने दो काम किए हैं जुडिशरी को लेके। पहला काम उन्होंने ये किया कि एक तो कुछ ऐसे लॉ पास कर दिए जिसकी वजह से जुडिशरी की जो जुडिशल रिव्यू की पावर है वो कर्टेल कर दी गई, कि वो जो है रीजनेबलनेस के ग्राउंड पे जो है जुडिशरी कोई भी लॉ स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती है। और दूसरा, एक सिंपल मेजॉरिटी के जरिए इजराइल की जो है सरकार है, जो नेसेट है वहाँ की पार्लियामेंट, वो किसी भी जुडिशल डिसीजन को ओवर रूल कर सकती है। दूसरा काम जो उन्होंने किया है वो ये प्रपोज़ किया है कि जुडिशरी में बदलाव की। जुडिशरी में जितने हायर जुडिशरी के अपॉइंटमेंट्स होते हैं तो उसमें वहाँ पे फ़िलहाल 9 लोगों की एक कमेटी है जो अपॉइंट करती है। और उस 9 लोगों की कमेटी में आप देखें तो जुडिशरी का एक तरीके से वर्चस्व है, क्योंकि 3 लोग जो है जुडिशरी के होते हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस या प्रेसिडेंट जिन्हें कहा जाता है जुडिशरी सिस्टम का, और 2 लोग जो है बार एसोसिएशन के होते हैं, 2 लोग जो है होते हैं पार्लियामेंट के, और 2 लोग होते हैं उनकी मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट के। अब जो है नेतन्याहू की सरकार ने क्या काम किया है कि जो 2 लोग बार एसोसिएशन के हैं उसको उन्होंने कहा कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होंगे, बार एसोसिएशन के लोग नहीं होंगे, और वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के अपॉइंट किए हुए होंगे। तो नेचुरली स्वाभाविक ये है कि गवर्नमेंट जो है जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेगी तो वो अपने ही लोगों को करेगी। तो ये जो कुल मिला के आप देखें कि जुडिशरी की जो अपॉइंटमेंट की पावर है वो सरकार कंट्रोल करना चाहती है, दूसरी जुडिशरी की जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो भी सरकार ले लेना चाहती है। तो एक तरीके से वहाँ के लोगों को लगता है कि जो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है उसकी तानाशाही हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेसी में कहा जाता है कि ये एक लिमिटेड कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, ये एब्सोल्यूट पावर टू गवर्न नहीं है। आपको एक रीज़नेबल तरीके से कानून को लेके आना है। तो इस वजह से सरकार सड़कों पे आई है। दूसरी एक और बात आ गई है जिसकी वजह से लोगों को लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, वो है वहाँ के एक यहूदी ज्यूइश पावर, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन होता है सम यहूदी उज़्मा करके कुछ ऐसी एक पार्टी है, उसके नेता हैं बेन ग्वर जो है आप देखें कि सबसे राइट विंग किस्म के पॉलिटिशियन है, जो उनके कहानिज़म करके कहा जाता है, जिस वैरायटी ऑफ यहूदी को या जुइज़म को वो या जियोनिज़म को वो प्रमोट करते हैं, और वो जो है बहुत ही रेडिकल और रैबिड राइट विंग उन्हें कहा जाता है। यहाँ तक कि उनके बारे में ये कहा जाता है कि 1990 तक के दशक में वो जो है कुछ ऐसे इजरायली मास्कमैन तक का ये अपनी तस्वीर लगा के रखे रहते थे जिसने निर्दोष पैलेस्टीनियन की हत्या कर दी थी। तो और कई दफ़े उन्होंने ये काम किया है कि उनको सज़ा भी हुई है, मैंने इंडाइक्ट भी हुए हैं कोर्ट में राइट्स फैलाने के जुर्म में पैलेस्टीनियन के ख़िलाफ़। वो बहुत ही रेडिकल उनका राइट विंग अप्रोच है। उन्होंने क्या काम किया है कि वो कह रहे हैं कि उनके लिए एक नेशनल गार्ड की इस्टेब्लिश किया जाए, एक मिलिशिया की तरह नेशनल गार्ड बनाया जाए जो पुलिस के परे होगा। और सरकार ने करीब $500 मिलियन, $477 मिलियन जो है उसके लिए US डॉलर में एलोकेट किया है उनके लिए बजट। और वो कह रहे हैं कि जहाँ कहीं भी
दिक्कत होगी तो हम ये मिलिशिया ले जाके, ये नेशनल गार्ड ले जाके दिक्कत को राइट होने से पहले हम बचा लेंगे या राइट को रोकने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक कि पुलिस चीफ ने भी उसका प्रोटेस्ट किया है कि इससे लोगों की लिबर्टी कर्टेल होगी। क्यों? क्योंकि किसी भी देश में सुरक्षा सिर्फ पुलिस के जरिए नहीं हो सकती है। बहुत ज़्यादा आपने पुलिस कर दिया और पुलिस का बंदोबस्त कर दिया तो लोगों की लिबर्टी पे असर पड़ता है। तो उन्होंने डिफेंस से भी इसका बजट कुछ काटा है और इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लोगों को ये लग रहा है कि कुल मिला के कि जो नेतन्याहू हैं वो जो है अब उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, तो जुडिशरी को से एक दफ़े तो वो इंटरफेयर कर रहे हैं कि अपने आप को करप्शन चार्जेस से बचा के रखे रहें। जुडिशरी की जो पावर है, जो करप्शन चार्जेस में उन्हें इंडाइक्ट करने की, वो पावर उससे ले लेना चाहते हैं। और दूसरा जो है वो किसी भी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं अपने आप को सत्ता में बनाए रखने के लिए, क्योंकि बेन गुएर का ये तरीका जो है उनके किसी केस में है नहीं। लोगों को लगता है कि बेन गुएर को जिस तरीके से अकोमोडेट कर रहे हैं वो एक तरीके से देखा जाए तो राइट विंग के सामने सरेंडर कर रहे हैं। और ये जो है इज़राइल के लॉन्ग टर्म पीस के लिए, इज़राइल के लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए और इज़राइल के डेमोक्रेसी के लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि ख़ास करके वहाँ के लेफ़्ट लिबरल लॉबी वो कहती है कि देखिए, आप कुछ भी क्यों ना हो, जो पैलेस्टीनियन है उनको आप थर्ड ग्रेड सिटीज़न बना के नहीं रख सकते हैं। उनको इंटीग्रेट कीजिए, रेडिकलिज्म को तो ख़त्म कीजिए, लड़ाई कीजिए, लेकिन पैलेस्टीनियन को के साथ जो है एक फ्रैक्चर मत बनाए रखिए, क्योंकि बहुत सारे पैलेस्टीनियन अभी भी जो है इज़राइल के टेरिटरी में हैं। तो वो कहते हैं कि उनको भी जो है आप इंटीग्रेट कीजिए। तो ये यहाँ जाके जो है कई एक ग्रुप्स जो हैं, जो नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं, जो सेकुलर ग्रुप्स हैं, जो लिबरल ग्रुप्स हैं, जो नॉर्मल रीजनल ग्रुप है, वो सारे ग्रुप एक साथ आ गए हैं नेतन्याहू के ख़िलाफ़। तो टेम्पररी उन्होंने ज़रूर एक पॉज दे रखा है कि सस्पेंड कर रखा है जुडिशरी में जो भी इंटरफेरेंस कर रहे हैं, लेकिन ये मामला उन्होंने विड्रॉ पूरी तरीके से नहीं किया है। शायद इसी वजह से आज भी प्रोटेस्ट वहाँ पर जारी है। सर, एक पर्सनल सवाल मेरे दिमाग में आया है, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नेतन्याहू जो हैं, सर कोई भी इंसान कितने समय तक सत्ता में रह सकता है? एक उम्र आती है, ढल जाती है, लेकिन एक तरह से आपने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल के रख दिया, नया कानून और नए सिस्टम को लागू करने की आप चाह रखते हो। सर, ये कितना सही है देश के लिए सर? देखिए, जो प्रजातंत्र आया रेणु जी, तो प्रजातंत्र काफ़ी ठोक के, सोच समझ के, विचार करने के बाद आया और लोगों को लगा कि जब भी किसी के पास पावर आ जाता है तो उसके दिमाग में एक सनक आ जाती है और उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो प्रजातंत्र ये परफेक्ट नहीं है। इस प्रजातंत्र में जो आप बात कह रही हैं, तो एक दफ़े लोग जब सत्ता में आ जाते हैं और सत्ता का नशा हो जाता है तो उससे ख़तरनाक कोई नशा नहीं होता। तो शायद लगता है कि और ये प्रजातंत्र में कोई इसको बंद करने का दरवाज़ा भी नहीं है। तो इस वजह से ये जो है कई देशों में, उन्हीं को हम नहीं कह सकते, कई देशों में जो लोग राजनीति में आ गए हैं वो राजनीति से वापस जाना नहीं चाहते और वो किसी न किसी तरीके से बने रहना चाहते हैं। तो आप देखें कि कई दफ़े जब मैं इंडोक्रेसी की बात करता हूँ या मैंने कई एक सेमिनार्स चेयर भी किए हैं, कुछ यूट्यूब पे भी हैं, तो मैंने कहा कि नहीं, एक टेन्योर का होना ज़रूरी है कि 1 या 2 टेन्योर रहिए, उसके बाद आप चले जाइए। आप लीडर हैं तो आप यूनिवर्सिटीज़ में जाइए, कहीं और जाइए और कुछ और काम कीजिए। तो ये मेरा कहना है और इसमें मत हस्तक्षेप कीजिए। लेकिन मेरे ख़्याल से जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के, उन कॉन्स्टिट्यूशंस में इसका कोई प्रावधान नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। कानूनी तौर से वो वहाँ पे हैं। लेकिन अगर आप देखें कि कुछ जो मॉडल डेमोक्रेसीज़ हैं, तो उसमें देखें कि नेता एक आध दफ़े जब चुनाव से वो हार जाते हैं या कुछ हो जाता है तो फिर राजनीति से छोड़ के कोई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन जाता है, कोई रिसर्चर बन जाता है, कोई थिंक टैंक चलाना शुरू करता है। लेकिन कई देशों में इसका रिवाज नहीं है। तो दुर्भाग्य से इज़राइल के प्रजातंत्र तो बहुत मजबूत है, उनके भीतर के मामले पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं यही कहूँगा कि बहुत सारे प्रजातंत्रों में ये समस्या है और प्रजातंत्रों को मिल के इस समस्या का निदान ढूंढने की ज़रूरत है कि अगर ऐसे काबिल लोग हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन हर समय के साथ बदलाव की, जो आपने कहा, बदलाव भी ज़रूरी है। तो प्रजातंत्रों को एक सोचने की ज़रूरत है कि चलिए 1-2 टर्म के बाद रोम का, जैसे आप देखें कि रोम की जो पहली रिपब्लिक थी तो उसमें एक ही टर्म मिला करता था और जैसे ही कुछ लोगों ने टर्म्स के साथ जो है हेरा फेरी करनी शुरू की तो रिपब्लिक कोलैप्स हो गई और रिपब्लिक बाद में एम्पायर बनी, लेकिन जो उसका अपवर्ड स्लाइड था वो अपवर्ड स्लाइड नहीं रहा, वो उसके बाद धीरे धीरे रिपब्लिक डिग्रेड ही करती रही। तो ये जो है प्रजातंत्रों के सामने एक समस्या है।
जिसका उन्हें समाधान ढूंढने की ज़रूरत है। सर, जिस तरह के हालात इस समय इज़राइल में हैं और इस वर्तमान समय में सबसे दक्षिणपंथी सरकार बहुत ज़्यादा मतलब है इस समय, तो इसका बाहरी दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है? जैसे उसके अरब देश हैं, आसपास के जो देश हैं, उस पर क्या असर पड़ रहा है? वो किस तरह से इसका फ़ायदा उठा सकते हैं आने वाले समय में, और अभी कैसे इससे डील कर रहे हैं सर? देखिए, जो पूरी अरब देशों में अरब इजरायली कॉन्फ्लिक्ट को लेकर जो समस्या है, मेरा मानना है कि जो भीतर में जितनी शांति होगी, जितनी अकोमोडेशन होगी, जी। बाहर में उनके संबंध सुधरने के उतने ही अधिक चांसेस बढ़ जाते हैं, उनके लिए आसान होगा। तो जो ये राइट विंग सरकार है, जो किसी भी तरीके, खास करके जैसे मैंने बेन गुर का जिक्र किया, कि वो किसी भी कीमत पर वो सत्ता में आने के लिए कुछ भी पोलराइजेशन करने को तैयार हैं, और इससे टकराव बढ़ेगा। देखिए, आप देखिए तो पैलेस्टीनियन में जो रेडिकलिज्म की समस्या है, वो समस्या तो है, लेकिन पैलेस्टीनियन में करप्शन भी है कि वो यूनाइट रह नहीं सकते हैं। फ़ौरन जो है, ये बहुत सबसे करप्ट सरकार जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनी टेम्प्रेरी, वो भी बहुत करप्ट रही, तो समस्या है। एक्सक्यूज़ मी। लेकिन उसके बावजूद जो है, ये समस्या का आ जाना कि जिसमें ये पोलराइजेशन बहुत अधिक बढ़ेगी, तो जो अब्राहमिक अकॉर्ड साइन किया है और 4 एक देशों के साथ जो है इसराइल के संबंध, डिप्लोमेटिक संबंध इस्टेब्लिश हुए हैं 4 नए देशों के साथ, उसमें आप देखिए कि यूएई है, बहरीन है, मोरक्को है और सूडान है, वो सुधरे हैं। और इसराइल तो चाहता था सऊदी अरबिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाना। इसके पहले जो मोसाद के चीफ थे, जिनका नाम था योसी कोहेन, उन्होंने पूरे अंडर सबटेरेनियन लेवल पे चुपचाप जो है शांति से सारे देशों के साथ संबंध, मैंने बातचीत किया, रीच आउट करके उनका कहना था, उनका मानना था कि देखिए, सिर्फ मिलिट्री के जरिए वो अपने आप को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं। संभव है 100 में से 99 दफ़े वो अपने आप को डिफेंड कर लें, लेकिन कई दफ़े उनको नुकसान हो सकता है, और बहुत ही होस्टाइल और नेगेटिव इन्वायरमेंट में वो रहा नहीं जा सकता है, जो कि बड़ी लॉजिकल सी बात लगती है। लेकिन जब इसमें राइट विंग सरकार आ जाती है और भीतर में जो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है, भीतर में अकोमोडेशन होने की बजाय जो है भीतर में फिर ये फ्रिक्शन होता है, तो मुझे लगता है कि बाहर के जो अरब के देश हैं, उनके लिए भी इजराइल के साथ संबंधों को नॉर्मलाइज करने में बड़ी दिक्कत होगी, और ये जो है उस रीजन के लिए ठीक नहीं है, और इन जनरल ये ठीक नहीं है। और यहाँ पे बहुत बड़े स्टेट्समैनशिप की ज़रूरत है इजराइल में। और आप देखिए कि अमेरिका तक ने भी, अमेरिका के राष्ट्रपति तक ने भी, उन्होंने भी जो इजराइल के सबसे बड़े प्रोटेक्टर हैं, सबसे बड़े मित्र हैं, सबसे अधिक डिफेंस या मिलिट्री एड देते हैं यहाँ तक कि, तो उनकी तरफ से भी काफ़ी चिंता जाहिर की गई है कि वहाँ पे लग रहा है कि पॉलिटिकल डायनामिक्स की वजह से, राजनीतिक स्वार्थ की वजह से जो है ये एक स्टेट्समैनशिप की कमी नज़र आ रही है इसराइल में आज की तारीख में। इज़राइल एक लोकतांत्रिक देश है, तो और भी जैसे अमेरिका है, भारत हैं, इनके साथ भी बहुत अच्छे संबंध रहे हैं इज़राइल के। अगर इस तरह के हालात वहाँ रहते हैं, तो क्या आने वाले समय में कुछ परिवर्तन हो सकता है? हाल ही में तो भारत के साथ उनका फ्री ट्रेड ट्रीटी भी हुआ है, वो फ्री मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें एक तरह से लोकतंत्र देश एक दूसरे को बढ़ावा दे रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के हालात रहे तो आगे क्या परिस्थितियां हो सकती हैं सर, संभावनाएं? देखिए, इजराइल के लोग बहुत ही इंटरप्राइजिंग हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत बहादुर हैं। इसमें पूरी दुनिया इस बात को मानती है। इजरायली हमेशा से किसी भी क्राफ्ट में या स्किल्स में, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले भी जब जो कुछ भी हुआ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ उनके साथ, वो उनकी स्किल्स रही। बहुत ही ज़बरदस्त कम्युनिटी आप कहें तो कह सकते हैं। लेकिन उनके जो लीडर्स हैं, उनको इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि परसिक्यूशन किसी के ज़रिए हो और किसी के ख़िलाफ़ हो, ये परसिक्यूशन ठीक नहीं है। तो फ़िलहाल जो है, जब पूरे अरब के देश इजराइल पर अटैक करते थे, तो बहुत लोगों को सहानुभूति होती थी। लेकिन इजराइल के भीतर की सरकार, जो इजराइल में जहाँ यहूदी मेजॉरिटी में है, वो अगर अपनी माइनॉरिटीज़ के साथ ख़राब से ट्रीट करते हैं, तो ये बात थोड़ी ठीक नहीं है। और दूसरी बात जो है, जुडिशरी के पावर से जब वो इंटरफेयर कर रहे हैं, तो ये जो है डेमोक्रेसी को रिवर्स कर सकता है। क्योंकि ऐसी बात नहीं कि जुडिशरी के लोग जो है वो कम ज्यूइश हैं या कम देशभक्त हैं। कई दफ़े अभी ये लग रहा है, पूरे देशों में, प्रजातंत्रों में ये लग रहा है कि जो पॉलिटिशियन हैं, वो कई दफ़े अपनी पावर के लिए मजबूर हैं। वो इलेक्शन लड़ते हैं, इससे नहीं कि वो सिर्फ लड़ना चाहते हैं, वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं। और इलेक्शन जीत और हार के इस द्वंद्व में कई दफ़े उचित और अनुचित के बीच में जो सीमा रेखा है, उस रेखा को वो भूल जाते हैं, वो रेड लाइन क्रॉस कर देते हैं।
तो यही रोल होता है जुडिशरी का। और इसका मैं आपको एक अपना वाक़या बताना चाहूँगा कि इंग्लैंड के एक बहुत कम फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स हैं जो ज़िंदा हैं। उनमें से एक सज्जन से मेरी काफ़ी साल पहले बात हो रही थी, तो इनफॉर्मली या सोशली बात हो रही थी। तो उन्होंने यही कहा कि देखिए, हमें जो है जुडिशरी और ब्यूरोक्रेसी मिलके हमें लगाम दे के रखे रहती है, हम उन पे भी एक रिस्ट्रेंट बनाते हैं। तो वो लगाम दे के रखे रहती है कि हम लिमिट क्रॉस नहीं करें। नहीं तो पॉलिटिशियन को छोड़ दिया जाए अपने आप पे, तो चुनाव जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं या सत्ता में रहने के लिए मुहिम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है, एक तो माइनॉरिटी को प्रोसिक्यूट करने का आप देखें, और ये सोशल डिवाइड क्रिएट करने का इजराइल के भीतर, और दूसरा जो है जुडिशरी को डिसमेंटल करने का, ये दोनों चीज़ें न तो इजराइल के लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिहाज से ठीक है, न इजराइल के डेमोक्रेसी के लिहाज से ठीक है, न उनके मित्रों के लिए ठीक है। उनके मित्रों के लिए भी बड़ा इंडिफेंसिबल हो जाएगा कि वो डिवाइड करेंगे। भारत का जहाँ तक सवाल है, देखिए, हम लोगों का यही मानना है कि इस्लामिक चरमपंथी से हमें क्रश करना है, और ख़ास करके इसका सबसे घिनौना रूप जो है, जो पाकिस्तान लेके आया है, उसको क्रश करना है। लेकिन मुसलमानों को हमेशा आप देखें कि कोऑप्ट करके रखने की ज़रूरत रही है। उसमें ज़रूर एक पॉलिटिकल फॉर्मेशन पे आरोप लगता रहा है कि वो अपीज़ कर रहे हैं। दूसरे फॉर्मेशन ने अगर टफ लाइन लिया भी है तो मुसलमानों के खिलाफ नहीं लिया है, उसने ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ, इस्लामिक रेडिकलिज्म के खिलाफ और इस्लाम के नाम पे आतंकवाद के खिलाफ लिया है, मुसलमानों के खिलाफ नहीं लिया है। लेकिन इजराइल में जो दिखाई दिया जा रहा है कि वो हर तरीके से पैलेस्टीनियन को क्रश करना चाहते हैं, और ये जो है थोड़ी सी चिंता की बात है यूरेनी जी। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इजराइल की जनता का जो प्रभाव है वो प्रभाव आएगा, और पूरे सिस्टम में सैनिटी आएगी, और इजराइल की डेमोक्रेसी बहुत रेजिलिएंट है, बहुत डायनामिक है, लोग वहाँ के बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत समझदार हैं, तो वो इस समस्या को सुलझा लेंगे। हम लोग तो यही उम्मीद करेंगे कि ये एक टेम्प्रेरी फेज़ है जिससे इजराइल उभर के बाहर निकल आएगा। सर, आपने कहा जनता की बात, वहाँ की जनता बहुत लिमिटेड है, यहूदी बहुत कम मात्रा में है पूरे विश्व में देखा जाए, लेकिन तब भी इजराइल बहुत पावरफुल है। हमेशा उसने शिकस्त दी है अपने आसपास, जब भी उस कॉन्फ्लिक्ट हुआ है किसी चीज़ पर, तो कॉन्फ्लिक्ट, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये बात जो कहें कि इसराइल का एक नेशनल कोहेशन, एक नेशनल कैरेक्टर बना है, और वो बहुत सालों तक प्रोसिक्यूट हुए हैं। प्रोसिक्यूट होने के बाद जो है सारे लोग इजराइल में वापस आए हैं दोबारा, और आने के बाद जो है इन्होंने यहाँ पे अपना देश बनाया है। हालांकि ये देश उनका अपना कभी हुआ करता था, लेकिन आप देखें कि जिस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है सारे यहूदी लोग आना शुरू किए, तो पैलेस्टीनियन का ये कहना है कि वो अपने ही देश में वो माइनॉरिटी में हो गए और उनके अपने देश से उनको बाहर निकाल दिया गया, तो पैलेस्टीनियन का कहना है। लेकिन आप देखें कि अब ये कभी कभी इतिहास में सही और गलत के बीच में सही तरीके से सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इजरायलीज़ का कहना है कि ये ओरिजिनली उनका देश रहा है। तो आप देखें कि इन तमाम चीज़ों में जिस तरीके से उन्होंने ये देश बनाया, तो उसमें एक कैरेक्टर तो ज़रूर था कि बहुत मजबूत कैरेक्टर था, और ये कैरेक्टर ही है कि जिसकी वजह से कंबाइंड अटैक हुए हैं। आप देखें 1967 में या 1973 में जो अटैक हुए हैं, या उससे पहले भी जो अटैक हुए 76 में भी तो प्लेन हाईजैक हुआ, 73 में यम किप्पुर का लड़ाई हुआ, जी। 67 में इसका हुआ, उसके पहले भी हुए हैं जब भी अटैक, 60s में भी, अर्ली 60s में, 50s में। तो तमाम चीज़ों पे सारे अरब कंट्रीज़ को एक साथ जो है उन्होंने टेक ऑन किया, और करने के बाद सबको शिकस्त दिया। यहाँ तक कि इजिप्ट को तो, जो सबसे बड़ी मिलिट्री थी उस समय, उसको उन्होंने इतनी ज़बरदस्त शिकस्त दी कि पूछिए नहीं। तो और वही जॉर्डन के साथ उनका रहा कि काफ़ी सारे एरिया जॉर्डन का उन्होंने ले लिया। तो ये जो है, आप मिलिट्री को भी छोड़ दें, इंटरप्राइज में भी, कि चलिए छोटा सा देश है, छोटी सी पॉपुलेशन है, लेकिन वो बहुत डायनेमिक है। दूसरी बात यह है कि जो उनकी डायस्पोरा है, अमेरिका में भी आप देखिए बहुत संपन्न डायस्पोरा है, फाइनेंशियल ये है, वो सारे के सारे इजराइल को होमलैंड कहते हैं। अभी भी हैं वो अमेरिका के सिटीजन, हैं वो ब्रिटेन के सिटीजन, हैं वो यूरोप के सिटीजन, लेकिन होमलैंड वो इसको कहना शुरू करते हैं, इजराइल को कहना शुरू करते हैं। तो एक यूनिक सा मॉडल है, यूनिक सा देश है, और मैं कहूँगा कि इसमें बहुत लोगों ने सेक्रीफाइस किया है। अब वो जो बातें पुरानी होती जा रही हैं शायद, और कभी भी 2-3-4 जनरेशन के बाद जो है लोगों में एक सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट आ जाता है, और एक हक सा लगने लगता है। तो ये कुछ एक इंटाइटलमेंट ड्रिवन पॉलिटिक्स आने लगी है। और आपको मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि जो अमेरिका के जो प्रवासी ज्यूज़ हैं, वो इजराइल के भीतर हो रहे बातों से खुश नहीं हैं। उनको भी लगता है कि नहीं, वो उनको एक अच्छा मॉडल बनना चाहिए, क्योंकि वो खुद एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है अमेरिका में। तो उनको ये बात पसंद नहीं आ रही है कि इजराइल जो है ये माइनॉरिटीज़ के साथ ख़राब ट्रीट करे। उनका भी ये मानना है कि नहीं, आप हमास से लड़िए, जो चरमपंथी हैं उनसे लड़िए, हिजबुल्लाह से लड़िए, लेकिन जो सिविलियन है, आम सिविलियन है, उनको जो है आप
डिस्क्रिमिनेट मत कीजिए, उनको जो है एक अच्छे सिटीज़न की तरह ट्रीट कीजिए, उनको बराबर और लोगों की तरह बराबर मौके दीजिए, वायलेंस ज़रूर कंट्रोल कीजिए। तो ये जो है मैं कहूँगा कुल मिला के कि ये एक रिवाइवल हुआ है, रिसरेक्शन हुआ है जूइश स्टेट का, और जो लोगों ने अपना कैरेक्टर को एक दफ़े दोबारा जो है पूरी दुनिया के पटल पे साबित किया है, जो सराहनीय है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारी के लिए। हम बात कर रहे थे इज़राइल में मचे इस समय विद्रोह के बारे में कि किस तरह से वहाँ पे जनता सड़कों पर आ गई है और अपनी ही सरकार का विरोध कर रही है। इसी बारे में हमने चर्चा की। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।